हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जेई का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। और इंडिया में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन जो है वो और कहीं से नहीं, अपने यहाँ से हुए हैं। और इसी सिलेक्शन में मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूँ अनिल को। अनिल का जो है आरआरबी जेई में भी जस्ट सिलेक्शन हुआ है और काफी अच्छे मार्क्स जो इन्होंने आरआरबी में गेन किए हैं। तो सबसे पहले अनिल, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो धन्यवाद सर इसके लिए। तो सब आपकी मेहनत थी। तो बेटा, कैसा लग रहा है इस सिलेक्शन के बाद में अब। सर फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे कि सब कुछ मिल गया अभी, क्योंकि पापा भी बहुत खुश थे, घर फैमिली भी सब खुश थे घर पे। नहीं, डेफिनेटली यार, घर वालों को बस एक ही खुशी चाहिए होती है कि जो बेटा है वो जल्दी से जॉब लग जाए, अपनी जिम्मेदारी समझे। और फाइनली आपने अब वो जॉब ले ली है तो अब घर वाले रिलैक्स हो चुके हैं कि चलिए अब उनको कोई टेंशन नहीं है। आपकी तरफ से बिल्कुल वो फ्री हो चुके हैं। तो अभी कैसा माहौल है घर का, और आप बताएंगे फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं या कैसे कैसे आपने ये जर्नी आपने हासिल की है। सर पापा तो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी चलाते हैं। और मम्मी तो घर पे काम करते हैं, खेती वेती का। डेफिनेटली मेरे और भी मेरे भी फादर है वो किसान ही है। तो ऐसा नहीं, बस अपन आराम से जहां से उठकर अब अपन आगे, एक ही अब आप सेलेक्ट हो चुके तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको एक बेस मिल चुका है कि चलिए अब हमें भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो आपको देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होंगे आपके आसपास के, और वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। हाँ जी जरूर, ये तो होगा, पर फैमिली बैकग्राउंड इतना ठीक नहीं था कि ज्यादा वो सपोर्ट मिलता। हम्म। पर पापा ने फिर भी मेरे को एक ही बात बोली थी कि तू तो बस मेहनत करता रहना है, बाकी पैसे वैसे कुछ चाहिए मैं कहीं से भी लाऊंगा, पर तेरे को दूंगा, मेहनत करता है बस। नहीं, और आज। डेफिनेट ये जो आपकी स्टोरी है सेम मेरी भी यही थी कि मुझे पापा ने यही बोला था कि बेटा बस पैसे की टेंशन मत लेना, जो काम है वो मैं कर सकता हूँ, बस तू अपने पढ़ाई पर फोकस कर। और फाइनली आप भी सक्सेस हुए, मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो घर वालों की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन सभी कामों के लिए। तो आपने अगर बताएंगे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड के बारे में कि आप कब पास आउट हुए थे, कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए हो गया, डिग्री किया है, आप डिप्लोमा किया है। सर मैं अभी 2024 जब फॉर्म चल रहे थे ना आरआरबी जेई के, हम्म। तभी मेरा रिजल्ट आया था, बीटेक तभी कंप्लीट हुई थी, 2024 से पास आउट हुआ भी। अच्छा अच्छा। और मेरी फर्स्ट जॉब भी है, ये फर्स्ट पर ही अप्लाई किया था मैंने, कोई गवर्नमेंट जॉब का भी अप्लाई नहीं किया था इससे पहले। पहला ही फॉर्म हम्म। अप्लाई किया था और उसमें पहले में हो गया। इससे पहले मैंने एक टेक्नीशियन का भी दिया दिया था हम्म। ना सर, उसमें आपको हम्म। बताया था 0.8 नंबर से मैं रह गया था। फिर हाँ आपने हाँ। मेरे को गाइडेंस दी कि कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छा और भी अच्छा होगा आरआरबी जेई में। हम्म। आपने मेरे को होपफुल किया और भी, तो मैं फिर आरआरबी जेई की अच्छे से प्रिपरेशन करने लगा और फाइनली आज सिलेक्टेड हुआ। तो ये तो यार आपके लिए एक डबल कैंग्रेचुलेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल सकता है क्या। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने जो है अनिल है, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला फॉर्म फिल किया और पहले ही एग्जाम के अंदर जो इन्होंने सिलेक्शन लिया है। दैट मच ऑफ डेडिकेशन आप सभी भी अगर आप दिखाएंगे पढ़ाई के लिए, तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो पेपर है वो आप निकाल सकते हैं। तो अनिल, आपने कैसे कैसे आपने जो है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे कैसे प्रिपरेशन की, और कैसे मेन चीज होती है ना इंजीनियरिंग के लिए कि नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ा जाए, तो स्पेशली उसको आपने कैसे मैनेज किया था। सर नॉन टेक्निकल में मेनली तो जो सर ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी मैं इतना फोकस करता था कि मेरे को 30-35 नंबर तो लाने ही है, क्योंकि हम्म। इतने इसमें आ जाएंगे। और टेक्निकल मेरा अच्छा आपसे कर रखा था, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हो, टेक्निकल वो कर रखा हम्म। था। तो नॉन टेक्निकल में मेरा फोकस यही था कि लास्ट 30-35 आ जाएंगे ना तो हो जाएगा। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कि नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स को भी लेके चलता था। मेरी मेनली सर साइंस है ना अच्छी हो गई थी, हम्म। तो फिर साइंस के बेस पे मैंने मेनली ज्यादा नहीं हाँ आई, फिर भी मेरे अभी भी टेक्निकल के नॉन टेक्निकल के अंदर, नॉन टेक्निकल में शायद 26 नंबर ऐसे आए थे, 25-26। हाँ, मतलब नॉन टेक्निकल में अगर 30 के अराउंड अगर आप ले आते हो, टेक्निकल में अगर 85 प्लस ले आते हो, तो आराम से किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ये रेशो में नॉर्मली अपने को प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जैसे आपने करंट अफेयर्स की बात करें, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, तो करंट अफेयर्स से आप जो है आपने वो कैसे प्रिपेयर किया था, कितने साल का लास्ट आपने कितने साल का जो है कितने मंथ का करंट अफेयर्स आपने तैयार किया था इसके लिए। सर जैसे कि जेई का सिलेबस तो बहुत ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत सारी होती है, तो उनके लिए हम्म। टाइम नहीं मिल पाता ना। तो सर लास्ट में जैसे ही 6 6 मंथ का जो वो आते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ कि हाँ। 6 मंथ का अपॉइंटमेंट, 6 मंथ की जो युद्ध हुए हैं, बैटल्स हम्म। हुए उनका, तो हम्म। वो मैं 6 6 मंथ का सबका लेके चल रहा था।
मेनली उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे। चलिए वेरी गुड यार। तो अगर हम बात करें जो भी आप तो सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आपसे बहुत सारे जानना चाहते हैं कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी एसएससी का फॉर्म वापस आ चुका है, आरआरबी का फॉर्म जो है वो आपके पास आने वाला है, और आपने फर्स्ट टर्म में पेपर निकाला भी, तो आपने कितने आवर्स आप डेली पढ़ाई करते थे और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? सर पढ़ाई तो जितनी अब कितने भी महीने जितने मिलते हैं ना आपको, जो भी मेरे को सुन रहे हैं अभी है ना, सबको उतने जितने आपसे हो सके उतने घंटे देने पड़ेंगे। लास्ट 4-5 महीने की बात है, उसके बाद तो आपके मजे ही मजे है। तो 4-5 महीने में जितना टाइम मिल सके आपको वो पूरा आप उस पे दो। और रही बात की पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपके जो सर आपके जो नोट्स है ना, जो उनको हम्म। पढ़ लेगा उसी से सिलेक्ट हो जाएगा। सर मैंने भी आपके नोट्स को इतनी मैनी टाइम्स रिवाइज किया, मैनी टाइम्स सर। मैंने बुक तो है ना अभी एक लास्ट में लाके लगाई थी अभी है ना, उससे पहले आपके नोट्स बार बार रिवीजन किया। और सर हम्म। फिर लास्ट में मेरे को इसका बेनिफिट भी मिला सर, क्योंकि अभी जो पेपर आया था ना हमारा, हम्म। वो हम्म। आउट ऑफ ऐसे माइंड से आउट था सबके। आपने सबने सुना हम्म। भी होगा कि पेपर थोड़ा हम्म। ऐसे आ गया था, क्योंकि वो हम्म। पीवाईक्यू बेस पे नहीं था। पीवाईक्यू अलग थे, पीवाईक्यू में क्वेश्चन अलग थे, और पेपर कंसेप्चुअल आ गया था। तो मैंने आपके नोट्स अच्छे से पढ़े थे, तो मैं हम्म। कंसेप्ट बनाने हाँ, मतलब हो ये गया कि वहां पे काम। जिसने काफी अच्छी डीप में थ्योरी पढ़ी है और वो कॉन्सेप्ट पता थे, तो आराम से वो क्वेश्चन आप 85-90 क्वेश्चन तक आराम से आप कर पा रहे थे वहां पर। हाँ हाँ सर बिल्कुल सर। क्योंकि सर मैं हम्म। भी यदि बुक पे रहते वो करता तो शायद शायद ही हो पाता। यदि बुक हाँ, को पीवाईक्यू क्योंकि अभी पूरे से रट लेता ना सर, तो भी नहीं हो हम्म पाता मेरा। मैंने नहीं, आपके पीवाई कंसेप्ट पीवाई अच्छे क्यू से बेस्ड देखे थे। आजकल पेपर बन भी नहीं रहा है, मेन दिक्कत ये है ना। पीवाई क्यू बेस्ड आप पढ़ के चले जाओगे, 50% क्वेश्चन आप कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, उससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। हाँ सर। सर मैं तो यही बोलूंगा सबको कि जो आपके नोट्स है उनको अच्छे से कर लेगा ना वो, उसका सिलेक्शन हम्म। तो वहीं पे हो जाएगा सर। मैंने बस मैनी टाइम्स रिवीजन करते रहो जो नोट्स है ना आपके उनको। हम्म। अनिल, अब अगर बात करें तो कोई ऐसी ऐसी बात जो आप अपने अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को गाइड करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि यार इन चीजों का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे मान लो किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, आपने तो चलिए वो चीज फेस नहीं की, आपने फर्स्ट फॉर्म फिल किया, फर्स्ट वाले में आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक आध साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो उन्हें कैसे क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें और फिर से आगे वाले एग्जाम को टारगेट करें? सर पहली बात तो कि जो ये ऐसे टीचर्स बताते रहते हैं कि हम हमारे पास आ जाओ हम सिलेक्ट करवा देंगे, सर उनसे हम्म। बच के रहे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर हो गए आजकल के, ऐसे बोलते रहते हैं कि आप तो हमारे पास आ जाओ ज्वाइन कर लो, हम सिलेक्ट करवा देंगे आपके। हम्म। सर ऐसा उनसे बचना होगा पहले तो। और दूसरी बात सर, जो आपके नोट्स है ना, नोट्सों को और कुछ भी मत पढ़ो। ऐसे ऐसे नहीं है कि मेरे को ये भी पढ़ लेनी चाहिए, ये बुक भी पढ़ लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो हम्म। केवल नोट्स पे फोकस करोगे ना, तो उसी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बस लास्ट में जब एग्जाम आ रही होगी ना, तब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो जो आप करवाए दोगे सर यूट्यूब पे। मैं भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस ही रहता था, उनको ही देखता था। हम्म। जो आप हम्म। प्रैक्टिस करवाते थे ना, उनमें मैं ज्वाइन करता था हर प्रैक्टिस के अंदर। तो उन्हीं के आधार पर सर हो जाएगा सब कुछ। हाँ, यूट्यूब और पर तो जैसे अगर हम बात इधर करें उधर एसएससी, भटकने की जरूरत है नहीं। हाँ एसएससी का जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने शुरू कर भी दिया है, अभी 3-4 महीने तक यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है डेली बेसिस पर, तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे अनिल, अगर हम बात करें, मैंने एक पैटर्न निकाला था, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कि अपने पास एक ही बैच है, उसके अंदर जो है वो फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ आरंभ सर। बैच, हाँ सर। हर चीज मिल जाती है, तो वो एक फॉर्मेट कैसा लगा आपको? हाँ सर आपका फॉर्मेट बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि सर सब जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनपे अलग अलग सबके अलग अलग प्राइस होती है, अलग अलग बैच खरीदने पड़ते हैं। अब आपके एक बैच खरीद लिया ना, उसी के अंदर प्रैक्टिस बैच भी मिल गया, उसी के अंदर सब भी मिल जाते हैं कि कोई सी भी जॉब की प्रिपरेशन करो आप, सब जॉब हम्म। की प्रिपरेशन उसी के अंदर मिल जाती है। सही। अनिल, एक और चीज जो है, जैसे आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे आरआरबी के अंदर, तो मॉक टेस्ट में बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने आपको पहले बोला भी था, लेकिन स्टूडेंट आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे मॉक में आपके कितने मार्क्स आते थे और फाइनल रिजल्ट में कितने मार्क्स आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपन मॉक में जो मार्क्स आते हैं उसी को अपना अपन फाइनल रिजल्ट समझ लेते हैं, और वहाँ डीमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे मॉक में ज्यादा नहीं आते थे। मेरे मॉक्स में स्टार्ट भी 78 से स्टार्ट हुए थे ना, फिर मैं हम्म। वहीं पे स्ट्रक हो गया था, वहीं पे रुक गया था लास्ट 80 पे जाके। कि 80 हम्म। से ज्यादा तो मेरे बढ़ ही नहीं रहे थे, केवल एक दो मॉक है जिनके अंदर मेरे 90 अब हो गए।
नहीं, कभी भी हम्म मेरे 9 टेबल नहीं गए, मेरे 80 के समथिंग ही रहे, उसके हम्म। अप्रोक्स ही रहे थे। और फाइनल एग्जाम में तो फिर मेरे 96 नंबर आए अभी। अच्छा 96 आपके हैं, मतलब यूं कि जो मॉक है उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं उसको अपन फाइनल रिजल्ट नहीं मान सकते। हम ये बोल सकते हैं कि चलो मॉक आप लगाते हो, और कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक नहीं बन रहा है, तो वो उसके लिए बस आप एनालिसिस कीजिए मॉक को, और उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, इसी के लिए मॉक दिया जाता है। हाँ सर बिल्कुल, मैं भी सर ऐसे आपसे ही पूछा था कि मॉक कैसे लगाना है, तो आपने मेरे को गाइड किया था कि आप तो बस इस पे मत देखो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो और मॉक में बस एनालिसिस करते रहो। तो सर मैंने वही फॉलो किया और वो चलिए तो मेरे को अनिल, बेनिफिट था। अनिल आपने जो है वो बहुत अच्छा काम किया है। और अगर हम बात करें ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आपने डिप्लोमा किया हुआ है राइट ना, या नहीं सर, बीटेक? बीटेक किया था। अच्छा बीटेक किया हुआ है आपने। बीटेक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पेपर निकाला, तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सभी के लिए। और इसको देखकर आपसे बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट होंगे कि हम भी क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। बस यही कि एक डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे। तो फाइनली आप जो 2025 में जो आरआरबी का पेपर देने वाले हैं, उनको क्या बोलना चाहिए कि वो कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अभी से क्या ओनली नॉन टेक्निकल पढ़ें, या अभी नॉन टेक और टेक दोनों साथ में लेकर चले? तो आपने प्रिपरेशन की थी, आप कैसे करते थे? पहले ओनली CBT 1 की तैयारी की थी, या दोनों को साथ में लेकर चला था आपने? सर शुरू में तो मेनली मैं टेक्निकल सब्जेक्ट पे फॉलो कर रहा था कि टेक्निकल सब्जेक्ट लेके चलते हैं। फिर हम्म जैसे ही एग्जाम डेट डली ना कि CBT 1 की एग्जाम डेट डल गई, तो ज्यादा हम्म प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था मेरे को, पर मैंने उसके अंदर कर लिया था। अब सबकी कैपेसिटी नहीं होती, मेरी भी इतनी नहीं थी है ना, फिर भी हम्म मैंने कर लिया था सर। तब उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो आपकी नॉन टेक का जो भी है ना। पहले एक हम्म। बार एग्जाम डेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके बाद आप नॉन टेक का कर सकते हो, इतना ही चाहिए सर नॉन टेक के अंदर, तो आप वो तब कर लोगे। हाँ पहले डेफिनेटली, मैनली सर, 10th क्लास तक की चीजें क्योंकि पूछता है, तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीजें पूछी नहीं जाती है CBT 1 के अंदर। हाँ सर नॉन टेक में इजी पूछते हैं आप। मैंने भी ऐसे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, मैंने हम्म। स्मार्ट स्टडी के थ्रू ही 2 महीने के अंदर नॉन टेक भी कवर किया था सर। क्योंकि अच्छा मेरे अच्छा। पास इतना टाइम नहीं था, मैं 2024 में पास आउट हुआ था। तो मैं हम्म पास आउट होने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपके वीडियोस देखे टेक्निकल के लिए। और हम्म। फिर नॉन टेक जब एग्जाम डेट डली थी ना सर, उसके बाद मैंने नॉन टेक स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड। तो घर वालों को मेरी तरफ से बधाई और बोलना, पापा को प्रणाम कीजिएगा। और अच्छे से बस आप आगे बढ़ते रहिए। अब आगे फ्यूचर में आपके स्टेट में AE का एग्जाम आए, तो आप उसको भी टारगेट कीजिएगा, क्योंकि एक AE लेवल की पोस्ट उससे भी बड़ी होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो भी आप कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते रहें। तो फाइनली क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर, फाइनली तो आपको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही शायद मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। क्योंकि आप मेरे को जब भी मैं आपको बोलता था, आप मेरे को अच्छी गाइडेंस देते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, आप तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। आप ही मेरे को टेस्ट के लिए कि टेस्ट कैसे लगाना है, कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सब सर आप ही बताते रहे। और इसी डायरेक्शन मैंने जो फॉलो किया आपका, और उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो वरना चलिए एक तो बार डायरेक्शन में चेंज कर देता तो हम्म। शायद ही मेरा सिलेक्शन हो पाता। देखो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होता है ना कि अपने को फिर से किसी, अगर मान लो आप SSC पर चले गए, आप CGL पर चले गए, तो क्या आपको फिर से जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा? तो बार बार जीरो से प्रिपरेशन स्विच करोगे तो फिर कभी किसी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो ही नहीं पाती है। तो मेन चीज वही कि आपने एक पर फोकस रखा, और आप फाइनली आपने सिलेक्शन लिया है। तो अनिल आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत जल्दी मैं आप सभी से मिलता हूँ, और फिर अपन एक सेलिब्रेशन प्लान करते हैं बड़ा से ना। जरूर सर, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू। थैंक यू।